कहानी की शुरुआत फ्रांस में मौजूद एक बहुत ही बड़ी जेल को दिखाते हुए होती है। ये एक ऐसी जेल होती है जहां दुनिया भर के सारे कैदी आया करते और फ्रांस के सभी सिपाही जो इन सारी चीजों को मैनेज करते थे वो इन सारी कैदियों के ऊपर बहुत ही जुल्म करते और अपने काम कराते। अब उन्हीं सारे कैदियों में से हमें जेम्स नाम का एक कैदी दिखाया जाता है जो कई सालों से यहाँ पर था। सभी के जुर्म बहुत ही ज्यादा बड़े थे, लेकिन जेम्स को यहाँ पर सिर्फ इसलिए कैद किया गया था क्योंकि उसने खाने की चीजें चुरा ली थी। उन सारे कैदियों को भारी भरकम सामान उठाने के लिए रख दिया जाता और तो और कोई भी कैदी अगर काम करने से मना करता तो उन्हें मार दिया जाता। वहाँ का एक जेलर होता है जो कि जेम्स से बहुत ही ज्यादा जलता था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जेम्स जैसे आदमी को छोड़ दिया जाए, इसीलिए तब से उसने जेम्स को पकड़ कर रखा है और उसे टॉर्चर करता है। लेकिन एक छोटे से चोरी के इल्जाम में वो ज्यादा जेल के अंदर किसी को बंद नहीं कर सकता। इस वजह से जेलर ने एक पेरोल निकाला जेम्स के लिए, यानी कि उसकी सजा कंप्लीट हो चुकी है और वो यहाँ से जा सकता है। जेम्स ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन जेलर जेम्स को वो पेरोल देते हुए बता रहा था कि ये पूरी तरीके से आजादी नहीं है, तुम्हें टाइम टू टाइम मेरे पास आकर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम फिर से कोई गलत काम करने लगे और ये बात जेलर को पता चली तो वो वापस से जेम्स को कैद कर सकते हैं। फिलहाल तो जेम्स को कुछ नहीं सूझ रहा होता यहाँ से बाहर निकलने के अलावा। वो जैसे तैसे अपना सारा सामान इकट्ठा करता है और उस पेरोल को लेकर शहर की तरफ जाने लगता है। अब जेम्स को सरवाइव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो अलग अलग जगहों पर काम की तलाश में निकल पड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेम्स के ऊपर एक बड़े क्रिमिनल होने का धब्बा लग गया था। वो जहाँ भी काम मांगने जाता वो लोग उसका पेरोल देखकर उसे क्रिमिनल मानते। इस वजह से जेम्स को कोई जॉब ही नहीं दे रहा था। अब जॉब नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, जिससे कि जेम्स को बिना कुछ खाए पिए रातें ऐसे ही गुजारनी पड़ती हैं। अब तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और यही सोचता है कि शायद उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक छोटी गलती ने उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। लेकिन अचानक जेम्स की मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है। वो प्रीस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था और जेम्स को अपने घर में लेके आकर खाना भी खिलाता है। उसने एकदम शाही खाना खिलाया, वो भी चांदी के बर्तन में। जेम्स ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे अच्छा खाना मिला था इतने दिनों बाद। लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ट्राई किया कि वो उन सारी चांदी के बर्तन को चुरा ले। जब रात के समय सभी सो जाते हैं तो जेम्स उन चांदी के बर्तनों को चुरा कर भागने भी लगा था। लेकिन प्रीस्ट के इतने सारे आदमियों ने बेचारे जेम्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो तो उसे मारते हुए घर के अंदर लेकर आते हैं और फिर प्रीस्ट उसके सामने आता है। लग रहा था कि प्रीस्ट उसके कंप्लेन कर देगा और वापस से जेल में भेज देगा। उसे पता होता है कि जेम्स की कंडीशन क्या है। उसने तो अपने साथियों को कह दिया कि मैंने ही इसे सिल्वर के बर्तन दिए थे। तब जाकर जेम्स समझ पाता है कि ये प्रीस्ट उसकी मदद कर रहा है। प्रीस्ट ने तो साफ कह दिया कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है, तुम्हें सिर्फ मौके नहीं मिल रहे हैं और पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारा खराब रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। प्रीस्ट जैसे कि जेम्स को एक नई होप दे रहा था कि वो अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ एक पॉजिटिव इंटेंट की जरूरत है। जेम्स कहीं न कहीं इन बातों को समझ जाता है और जब वहाँ से निकल रहा था तो उसने अपना वो पेरोल पूरी तरीके से फाड़ दिया होता है, यानी वो वापस गलत काम नहीं करेगा और उस जेल में नहीं जाएगा। अब उस जगह पर इतने साल बीतने के बाद एक चमत्कार ही हो गया था। जेम्स तो अपनी मेहनत की बदौलत एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन चुका होता है। उसका नाम उन गिने चुने लोगों में से आता था जो शहर की फाइनेंशियल कंडीशन संभालते हैं। यानी जेम्स ने उस प्रीस्ट की बात को सीरियसली लिया और आज जाकर वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है। उसकी फैक्ट्री में कई सारे लोग काम करते हैं और वो उन्हें अच्छी तनख्वाह भी देता है। अब उन्हीं सारे वर्कर्स में से हमें फेंटीन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो थोड़ी सी टेंशन में थी, क्योंकि हाल ही में उसका एक बच्चा हुआ होता है, पर अभी तक उसने शादी नहीं की थी। वो अपने अंकल के साथ घर पर रहा करती और इस जमाने में बिना शादी किए बच्चा पैदा करना बहुत ही अपशगुन माना जाता था। पर ये बात जब धीरे धीरे वहाँ के वर्कर्स को पता चली तो सब फेंटिन के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि फेंटिन जैसी अपशगुन औरत उनके बीच में रहे। सभी फेंटिन को इतना बुरा भला कहने लगे कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। पर थोड़ी ही देर के अंदर हमें पता चला कि वो जेलर भी उस फैक्ट्री के अंदर आ चुका है। एक्चुअल में उसका ट्रांसफर यहाँ पर हो चुका था और वो तो जेम्स से मिलने के लिए आया होता है। जेम्स ने जैसे ही जेलर को देखा तो उसके अंदर एक डर सा उमड़ने लगा। वो सोच रहा था कि शायद उसे वापस से जेल में बंद ना कर दिया जाए। जेम्स अब वहाँ से तुरंत ही जेलर से मिलने के लिए चला गया होता है। उसने तो अपने एक मैनेजर को काम सौंप दिया कि वो सभी एम्प्लॉइज को अच्छी तरीके से संभाले। अब हमें पता चला कि जेम्स का जो मैनेजर था उसकी गंदी नजर फेंटीन पर थी। वो हमेशा से उसके साथ बदतमीजी करता था और इस बार तो उसे फ्री हैंड मिल चुका होता है। जेम्स का मैनेजर तो सभी के सामने फेंटीन के साथ जबरदस्ती करने लगा था। उसे पता होता है कि फेंटीन एक गुनहगार है, उसने शादी के बिना बच्चे पैदा कर लिए और इससे बड़ा जुर्म हो ही नहीं सकता। इस वजह से वो मैनेजर फेंटीन का फायदा उठाना चाहता था। फेंटीन कुछ देर तक तो सहती रहती है, लेकिन फिर बाद में उसे एक थप्पड़ मार देती है। मैनेजर को इस बात से काफी ज्यादा
गुस्सा आता है और वो इसी चक्कर में फैंटीन को धक्के मारते हुए काम से निकाल देता है। यानी कि फैंटीन के पास अब अपने सर्वाइवल के लिए जरा भी पैसे नहीं होंगे। ये सारी बातें अभी तक जेम्स को पता नहीं थी। वो तो उस जेलर के साथ ही बातों में बिजी था। हमें पता चला कि वो जेलर यहाँ पर जेम्स से ही मिलने आया होता है, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि कई साल पहले जेम्स का लुक एकदम अलग हुआ करता था और अब तो वो एकदम रेप्यूटेड पर्सन बन चुका है, तो इसीलिए जेलर उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। जेम्स और वो जेलर एक साथ मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक कुछ आवाज आने लगी। जेम्स भागते हुए वहाँ पर जब पहुँचता है तो पता चला कि उसका एक वर्कर गाड़ी के नीचे दब चुका है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और मदद की गुहार लगा रहा था। जेम्स अपने वर्कर्स के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है। वो किसी के भरोसे नहीं बैठता है और तुरंत ही उस फंसे हुए एम्प्लॉय को उठाकर निकालता है। ये चीजें देखने के बाद जेलर एकदम दंग रह गया, क्योंकि जेम्स जिस तरीके से काम कर रहा होता है वैसा ही सेम वो जेल में किया करता। जेलर को तो ये श्योरिटी हो चुकी होती है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो प्रूफ कुछ नहीं कर पा रहा होता। इतना तो उसे पता चल गया कि जेम्स अब काफी बड़ा इंसान बन चुका है और अब वो कोई कैदी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने पेरोल को तोड़ा था और उसकी सजा जेलर उसे देकर रहेगा। हमें अब फैंटीन को दिखाया गया जिसे जॉब से निकालने के बाद कोई भी जॉब पर ले नहीं रहा होता, क्योंकि सभी को पता चल चुका होता है कि उसने शादी किए बिना बच्चे पैदा कर लिए। फैंटीन की तो बेचारी वो छोटी सी बच्ची थी और उसका पालन पोषण उसे खुद ही करना था, लेकिन जब जॉब ही नहीं रहेगी तो पैसे उसके पास कैसे आएंगे। इस वजह से फैंटीन दर दर भटकने लगी और कई लोगों से भीख भी मांगने पर मजबूर हो जाती है। कोई भी फैंटीन की मदद नहीं कर रहा था, तब जाकर उसे ऐसे कदम उठाने पड़े जो उसने कभी सोचा नहीं था। उस जमाने में बालों की बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी, इसलिए फैंटीन ने मजबूरी में आकर अपने बाल किसी को बेच दिए काट कर। इनफैक्ट उसे कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो बहुत ही दर्दनाक थे, यानी दूसरे लोग किसी को चोट पहुंचाकर उन्हें पैसे देते। ये काम भी फैंटीन ने अपनी बेटी के लिए कर लिया। उसकी जिंदगी मानो एकदम से बर्बाद हो चुकी थी और वो औरत जो एक नॉन फैक्ट्री में काम करती थी और इज्जत वाली जिंदगी जीती थी, वो अब एकदम से गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी होती है। एक आदमी तो फैंटीन की मजबूरी का फायदा भी उठाना चाहता था और उसके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है। फैंटीन उसे रोक रही थी और बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो आदमी एकदम पागल सा हो गया और उसे चोट भी पहुंचाने लगा। जैसे तैसे रात के समय उन दोनों के बीच काफी झगड़े होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ से वो जेलर गुजरने लगा। वो और उसके आदमी दोनों को अलग करते हैं और बातें समझने लगते हैं कि किसकी गलती है। वो आदमी जिसने जबरदस्ती की थी फैंटीन के साथ, वो अपनी सफाई में कहने लगा कि मैं तो यहाँ से सिर्फ जा रहा था, ये औरत ही मुझ पर हमला करने लगी पहले। एक्चुअल में वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, जिसे कि जेलर समझ गया, यानी वो इससे बाद में कई सारे पैसे ऐंठने का ट्राई करेगा। बेचारी फैंटीन जो एकदम गरीब थी, वो कहती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मैं तो सिर्फ अपनी जान बचा रही थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि जेलर को उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। इस वजह से जेलर के कहने पर उसके लोग फैंटीन को पकड़ लेते हैं, यानी कि बिना गलती के उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। फैंटीन रोकर ये कहने लगी कि मेरे बिना मेरी बेटी का क्या होगा, उसका देख रेख कौन करेगा और उसे खाना कौन खिलाएगा। फैंटीन इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा रोने लगती है, पर तभी पता चला कि जेम्स वहाँ पहुँच चुका है। जेम्स तो फैंटीन को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है कि ये उसकी फैक्ट्री में काम करती थी, बट उसकी हालत ये कैसी हुई वो समझ नहीं पा रहा था। तब फैंटीन बताती है कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं। एक्चुअल में फैंटीन जेम्स के मैनेजर को दोष दे रही थी कि उसने ही गलत इल्जाम लगाकर उसे जॉब से निकाल दिया और अब वो दर दर भटक रही है कुछ पैसे कमाने के लिए। यहाँ का समाज भी इतना ज्यादा निर्दयी है कि उसका फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहे। अब जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज से बहुत ज्यादा लगाव रखता था, इसलिए उसने जेलर से कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है। जेम्स जल्द से जल्द फैंटीन को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है ताकि उसका इलाज हो सके, क्योंकि कितने दिनों से उसने कुछ ना तो खाया होता है और ना ही उसके शरीर को जरा भी आराम मिला होता है। थोड़ी ही देर में जेलर जेम्स के पास आता है और उससे माफी मांगता है। जेलर बता रहा था कि उसे पहले शक हो गया था कि तुम ही वो कैदी हो जो कई साल पहले पेरोल पर आजाद होकर भाग गया था, लेकिन जेलर ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि वो कैदी पहले ही पकड़ा जा चुका है, यानी उसका शक जेम्स पर से पूरी तरीके से हट गया है। अब यहाँ जेम्स जो एक अच्छा इंसान था, वो ये सोच रहा होता है कि असली मुजरिम तो वो है, तो आखिर जिस दूसरे बेगुनाह इंसान को उसकी जगह पर पकड़कर कैद किया गया है, वो तो इस सजा का हकदार भी नहीं है। जेम्स इस बात पर काफी सोचता है और सीधा जज के पास चला जाता है ये बोलने के लिए कि असली मुजरिम मैं हूँ। वो सालों पहले पेरोल तोड़कर भाग गया था। जिस इंसान को तुम लोगों ने पकड़ा है उसकी जगह पर वो बेकसूर है। जेम्स ने अपनी बात वहाँ पर तो रख दी, लेकिन कोई भी इन चीजों का भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जेम्स को अमीर आदमी मानते थे और यही सोच रहे होते हैं कि शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिस वजह से जेम्स को वापस
वापस भेज दिया जाता है कोई रिजल्ट के। जेम्स एकदम से उदास हो गया कि उसकी वजह से कोई और सजा काट रहा है। जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए फिलहाल वो हॉस्पिटल में पहुंचा और वहाँ पता चला कि फेंटिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और बार बार अपनी बेटी का नाम पुकार रही थी। उसकी सिर्फ एक ही चाह होती है कि उसकी बेटी अच्छी तरीके से जिंदगी बिताए और उसे किसी भी रिसोर्सेज की कमी ना हो। जेम्स तो सीधा फेंटिन के पास आकर वादा करता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, उसे अपनी बेटी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें सुनने के बाद फेंटिन को मानो एक बड़ी होप मिल गई थी। मरते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है जेम्स को देखकर, पर बेचारी धीरे धीरे तड़पकर वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जेम्स बेचारा ये देखकर बहुत ही उदास था, लेकिन वो इन चीजों में कुछ कर नहीं सकता। वहाँ पर अब जेलर आकर ये कहने लगा होता है कि मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो भागा हुआ कैदी कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। हमने गलती से दूसरे कैदी को पकड़ लिया था, तो अब तुम्हारा वारंट निकल चुका है और तुम्हें मेरे साथ जेल चलना होगा। जेम्स जब ये सुनने लगा तो वो कहता है कि मैं जेल नहीं जा सकता, मेरे पास फेंटिन की बेटी की देखरेख करने की जिम्मेदारी है और अगर वो जेल चला जाएगा तो उसकी बेटी की देखरेख कौन करेगा। जेम्स अब काफी पैनिक हो गया और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जेलर के सामने रख देता है। जेलर भी काफी गुस्से में था क्योंकि इतने सालों तक उसने जेम्स का वेट किया होता है और अब जाकर उसे वो मिला है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जेलर और जेम्स के बीच काफी सारी बहस होती है, लेकिन जेम्स इस बार बिल्कुल भी जेल में नहीं जाना चाहता था। वो तो वहाँ से तुरंत ही खिड़की के रास्ते से भाग जाता है और पानी में कूद जाता है। जेलर फिलहाल तो उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन अब शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जहाँ जेलर किसी भी हद तक चला जाएगा जेम्स को कैद करने के लिए। हमें तो अब दूसरी तरफ फेंटिन की बेटी कॉलिन दिखाई जाती है, जो अपने अंकल के साथ ही रहा करती थी। ये पता चलता है कि उसका अंकल बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो अपने सारे छोटे मोटे काम कॉलिन से नौकरों की तरह कराता था। इनफैक्ट उसका तो ये भी प्लान होता है कि बड़ी होने के बाद वो कॉलिन को बेच देगा। लेकिन अब जेम्स यहाँ तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है और उसने जो फेंटिन से वादा किया था उसे पूरा करता है। उसने तो कॉलिन के अंकल को कई सारे पैसे दिए और कॉलिन को अपने साथ लेकर चला गया। तब से लेकर आज तक कॉलिन जेम्स के साथ ही रही है और वही उसका पालन पोषण करता था। उस मोमेंट को अब कई साल बीत जाते हैं और हमें पेरिस का सीन दिखाया गया। पेरिस की सड़कों पर कई सारे सिटीजन्स बगावत पर उतर आए थे। वो एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें सभी लोग गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ थे। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम बनाए होते हैं जो उनके फेवर में नहीं थे, इसलिए कोई नहीं चाहता कि इस तरीके की गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया जाए। उस जगह पर तो कई ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जब सभी को स्पीच दे रहा होता है तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई। वो लड़की एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि कॉलिन ही होती है, जो इतने समय से जेम्स के साथ रहते आई है। वो स्टूडेंट तो तुरंत ही कॉलिन को देखकर काफी पसंद करने लगा था। इनफैक्ट वो तो उससे दोस्ती करने के लिए पास भी जा रहा होता है, लेकिन जेम्स वहाँ पर आकर कॉलिन को भीड़ में लेकर चला जाता है, जिससे कि वो स्टूडेंट्स कॉलिन से मिल नहीं पाता। अब हमें पता चला कि उस जगह पर कॉलिन के अंकल और उसकी फैमिली आ चुकी है, जो कि कॉलिन के बदले जेम्स से कई और पैसे भी ऐंठना चाहते हैं। इनफैक्ट उसके अंकल ने तो जेम्स से अपनी बेटी वापस मांगने की डिमांड की। पता चलता है कि अब भीड़ को हटाने के लिए कई पुलिस ऑफिसर और वो जेलर भी पहुंच चुका है। जेलर को देखने के बाद जेम्स जल्द से जल्द कॉलिन को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। अब यहाँ जेलर जब कॉलिन के अंकल के पास गया तो उसके अंकल ने झूठ मूठ का ये कह दिया कि एक इंसान ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। जेलर इन बातों को सही मानता है और कहने लगा कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। हमें तो अब उन्हीं सारे बगावत करने वाले स्टूडेंट्स को दिखाया गया जो अपने आगे का प्लान बना रहे थे कि वो क्या करेंगे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी जनरल की मृत्यु हो चुकी है। सभी ये सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि जनरल उनके कैप्टन के समान थे, जो भी एकदम डिफिकल्ट डिसीजन लेने होते वो वही करते, पर इससे आगे उन्हें अकेला ही जाना होगा। हमें अब वो लड़का मॉरिस दिखाया गया जो कॉलिन के बारे में पता करना चाहता था। उसने तो अपनी एक फ्रेंड डायना को ये काम दिया होता है। डायना जैसे तैसे रिसर्च करते हुए जब मॉरिस के पास आई और उसे बता देती है कि कॉलिन की एड्रेस क्या है, ये सुनकर मॉरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो जल्द से जल्द उस जगह जाकर कॉलिन से अपने दिल की बात करना चाहता था, पर यहाँ डायना नाम की उस लड़की को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि कॉलिन एक्चुअल में उसकी कजन है। बात ये थी कि डायना कॉलिन के अंकल की बेटी होती है और उन दोनों को अभी तक अपनी रियलिटी के बारे में पता नहीं होता। वहाँ दूसरी तरफ कॉलिन जेम्स से बातचीत कर रही थी कि उसे भी मॉरिस नाम का वो लड़का पसंद है। वो उससे दोस्ती करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जेम्स उसे मना कर रहा था कि यहाँ हमारी जान खतरे में है, तुम्हें जो डिसीजन लेने हैं सोच समझ कर लेना है और हमारे बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। यानी कि जेम्स का साफ मतलब था कि उस लड़की के पीछे मत जाओ। पर कॉलिन भी एक्चुअल में उससे प्यार कर बैठी थी। पता चला कि थोड़ी ही देर के अंदर मॉरिस उसके घर के पास पहुंच चुका है और कॉलिन को बुलाकर वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। कॉलिन ये सुनकर अपना रिप्लाई देती है, जिससे दोनों अब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे।
लेकिन पता चला कि डायना भी साइड में रहकर ये सारी बातें सुन रही थी। सच्चाई तो ये होती है कि डायना मॉरिस से बहुत समय से प्यार करती थी, लेकिन मॉरिस ने कभी भी उसे ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। और अब यहाँ जब डायना मॉरिस को कॉलिन के पास जाते हुए देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो तो वहाँ बैठकर काफी ज्यादा रोने भी लगी थी। वहाँ पर जब जेम्स की आवाज आई तो कॉलिन वहाँ से चली जाती है मॉरिस को बाय कह के। मॉरिस भी वहाँ से घर की तरफ निकल गया। सिर्फ बचती है तो डायना। डायना तो उस समय पर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी और वो काफी रो भी रही होती है। लेकिन अचानक डायना देख पा रही थी कि उसके फादर यानी कि कॉलिन के अंकल कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आ गए हैं। उनमें तो जेलर भी शामिल था जो शायद जेम्स को पकड़ने आया होता है। डायना ने जब अपने फादर से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया, पर डायना ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी फ्रेंड कॉलिन पकड़ी जाए। इस वजह से वो अपने अंकल को रोकने का भी ट्राई करती है, लेकिन वो बिल्कुल मानने वाले नहीं थे। तब जाकर डायना ने कॉलिन को बचाने के लिए जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। इन आवाजों को तुरंत ही जेम्स सुन लेता है और वो ये समझ गया कि जरूर खतरा आने वाला है। जल्द से जल्द वो अपने सारे सामान पैक करने लगा और कॉलिन को कहता है कि हमें इस देश से निकलना होगा। इंग्लैंड में उसके पहचान का एक दोस्त रहता है, तो जेम्स ने डिसाइड किया कि वो वहीं चले जाएंगे। पर यहाँ कॉलिन जाने से पहले मॉरिस के लिए एक लेटर लिखती है। उसने तो उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी थी जो उसे मॉरिस से कहनी होती है। ये लेटर कॉलिन ने डायना को दे दिया होता है ताकि वो मॉरिस को प्रोवाइड कर दे, जिसके बाद कॉलिन वहाँ से जेम्स के साथ चली गई। डायना भी एकदम टूट चुकी होती है क्योंकि उसे पता था कि उसे अपना प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। हमें अब उस जनरल की अंतिम संस्कार वाले समारोह को दिखाया जाता है जहाँ उसकी डेड बॉडी लेकर जा रहे थे। आसपास कई सारे वो बागी लोग जमा होते हैं जो जनरल के साथ थे और गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। जैसे ही उनकी डेड बॉडी आगे बढ़ी तब सभी साथ में मिलकर एक और प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट और भी कानून लाए जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। मॉरिस ने भी अपने साथियों के साथ दंगे फसाद करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब इसीलिए गवर्नमेंट ने इन चीजों को हैंडल करने के लिए उस जेलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जेलर बहुत चालाक था, उसे ये पता होता है कि ये दंगा तभी बंद होगा जब इस पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने वाले लोग मारे जाएंगे। इसीलिए अब वो उन सारे ग्रुप के बीच में घुस जाता है उनका ये वेश धारण करके, ताकि वो मॉरिस जैसे और भी कई सारे लीडर्स को मार सके। जेलर उनके बीच में शामिल होकर सारी इन्फॉर्मेशन ले तो रहा था, लेकिन एक लड़का उसे पहचान जाता है और सभी को बता देता है। पता चला कि मॉरिस और उसके सभी साथियों ने जेलर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। शायद वो उसकी जान भी लेना चाहते हैं, पर जेलर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके इशारे करने पर सारे सैनिक उन लोगों के ऊपर बंदूक चलाने लग जाते हैं। दोनों तरफ से काफी ज्यादा फायरिंग हो रही थी और कोई भी हार मारने के लिए तैयार नहीं था। पर शॉकिंग बात ये पता चली कि एक गोली सीधा जाकर डायना को लग चुकी है। डायना तो बेचारी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और जब मॉरिस उसके पास गया तो वो कॉलिन द्वारा दिया गया लेटर उसे प्रोवाइड कर देती है। इससे पता चला कि डायना एक अच्छी इंसान थी, पर उसका लक अच्छा नहीं था। वो उसी जगह पर अपना दम तोड़ देती है और मॉरिस कॉलिन द्वारा दिए गए लेटर को पढ़ रहा था। वो इतना समझ गया कि कॉलिन भी उससे बहुत प्यार करती है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके पास पहुँच कर रहेगा। मॉरिस ने भी कॉलिन के लिए एक लेटर लिखा और एक लड़के से उसकी जगह पर भिजवा दिया। पर कुछ समय बाद गलती से वो लेटर जेम्स को मिल जाता है। जेम्स ने जब सारी चीजें पढ़ी तो इससे पता चल रहा था कि वो दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। यानी मॉरिस कॉलिन के लिए एक अच्छा लड़का है। पर जेम्स को अंदाजा था कि उस जगह पर हालात इतने खतरनाक हैं कि मॉरिस की जान कभी भी जा सकती है। सभी गवर्नमेंट के सैनिक कभी भी उस पर हमला करके खत्म कर सकते हैं। तो अब जेम्स डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी कॉलिन के लिए मॉरिस की जान बचाएगा। वो सीधा पेरिस पहुंच जाता है एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर। जेम्स जैसे तैसे उन बागियों के अड्डे में घुसा, पर पता चला कि उसे भी पकड़ लिया गया है। सभी तो जेम्स को घुसपैठिया समझकर उसे मारने जा रहे थे, लेकिन तभी वही छोटा लड़का जिसने पहले ही जेम्स को देख रखा था वो आकर बताता है कि जेम्स हमारे ही साथ है, यानी वो हमारा दुश्मन नहीं है। तब जाकर जेम्स को छोड़ा गया और अब वो मॉरिस से जाकर सारी बातें बता देता है कि वो कॉलिन का फादर है और यहाँ वो उसे बचाने आया है। ये शॉकिंग बात पता चली कि उन सभी बागी लोगों ने जेलर को बंदी बना कर रखा है। वो सब तो जेलर को बुरी तरीके से मारना चाहते थे, बट जेम्स को पता था कि इससे बात और बढ़ जाएगी, तो वो सभी को समझाने लगा कि तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे जान से मार दूंगा। सभी जेम्स की बात को सीरियस लेते हैं और अब वो जेलर को लेकर कमरे में गया और उसे भागने के लिए कहा। जेलर वहाँ से रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है और फिर जेम्स ने लकड़ी पर शूट किया। गोलियों की आवाज सुनकर बागियों को यही लगने लगा कि जेम्स ने जेलर को मार दिया है, क्योंकि वो सारे सैनिक अभी भी वार कर रहे थे उन बागियों के ऊपर। जैसे तैसे गोलियों की बरसात होने लगती है और कई सारे प्रोटेस्टर्स उसमें मारे गए थे। इवन मॉरिस को भी एक गोली लगी थी जिससे वो बहुत घायल हो गया था। उस समय पर जेम्स उसकी मदद करता है और जैसे तैसे उसे सेफ जगह पर लेकर जाता है। सारी गोलीबारी से बचने के लिए जेम्स जल्द से जल्द मॉरिस को उठाकर एक गटर वाले पाइपलाइन
लाइन में लेकर चला जाता है। वहाँ बहुत ज्यादा गंदगी थी, लेकिन ये जगह सबसे बेस्ट है छुपने के लिए। थोड़ी देर के बाद ऊपर की तरफ जेलर आया और वो देख पा रहा था सभी प्रोटेस्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन लोगों में से बेचारे उस छोटे लड़के को भी मार दिया गया होता है, जिसका तो कुछ जुर्म भी नहीं था। इस बात से जेलर को बहुत बुरा लगा और उसने अपना एक बैज उसके बॉडी पर रख दिया। जब अच्छी तरीके से देखा जाता है तो जेलर को मॉरिस की डेड बॉडी नहीं दिखाई दी थी। उसे शक हो गया कि कहीं वो भाग तो नहीं गया है। जैसे ही जेलर की नजर उस टनल वाले एरिया पर पड़ी तो वो तुरंत ही समझ गया कि यहीं से वो एस्केप किया होगा, और सच्चाई भी यही होती है। जेम्स अब उस टनल के अंदर बहुत दूर तक चला गया होता है मॉरिस को लेकर। मॉरिस की हालत खराब थी और उसे इलाज की जरूरत होती है। इस वजह से जेम्स वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। उस सीवर लाइन में आगे बढ़ते समय अचानक पता चला कि वहाँ पर कोलिन का अंकल आ चुका है। वो तो उस जगह पर मॉरिस की एक अंगूठी चुराते हुए पकड़ा गया, जिससे जेम्स पूछने लगा कि आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कॉलिन के अंकल के पास कोई ऑप्शन नहीं था उसे रास्ता बताने का। तो अब जेम्स जैसे तैसे मॉरिस को सही सलामत बाहर लेकर आ ही रहा था, तभी जेलर उसके ठीक सामने खड़ा होता है। उसने तो बंदूक पॉइंट कर दी जेम्स के ऊपर, लेकिन जेम्स कह रहा था कि इस समय मॉरिस की जान बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ही मेरी बेटी कॉलिन की जान जुड़ी हुई है, तो इस बार हमें प्लीज जाने दिया जाए। पता चलता है कि जेलर ने अपनी बंदूक नीचे कर ली है और जेम्स मॉरिस को लेकर वहाँ से चला गया। ये इसलिए क्योंकि जेलर खुद अपने कर्मों से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसकी वजह से कितने सारे मासूम लोगों की जानें गई होती हैं, और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही मॉरिस का इलाज किया जाता है तो वो नॉर्मल हो चुका था। जेम्स ने तो अपनी बेटी कॉलिन को मॉरिस के साथ छोड़ दिया था और उन्हें पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी पोजीशन देते हुए वहाँ से हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि वो उनके बीच का कांटा बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। मॉरिस और कॉलिन ने तो शादी करने का भी डिसाइड कर लिया होता है, लेकिन जब मॉरिस को ये पता चला कि जेम्स ने ही उसकी जान बचाई थी उस बुरे समय में, तो वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है और कॉलिन के अंकल से उसका एड्रेस निकलवाता है। कई महीने बीत चुके थे और जेम्स नहीं मिला। तब जाकर दिखाया गया कि जेम्स की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो मरने के एकदम एंड तक पहुंच चुका है। कॉलिन और मॉरिस भी जो शादी करने ही वाले थे वो उसे आखिरकार ढूंढ लेते हैं। कॉलिन बहुत ज्यादा रो रही थी अपने फादर को देखकर, लेकिन जेम्स को पता था कि वो उसका असली फादर नहीं है। उसने तो मरने से पहले कॉलिन को एक लेटर दिया और कहा कि इसे मेरे जाने के बाद ही ओपन करना। बेचारा जेम्स तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देता है। कॉलिन और मॉरिस भी एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और पता चला कि जेम्स मरने के बाद फेंटिन की आत्मा के पास पहुंच चुका है, जिसने कि जेम्स ने वादा किया था कि वो उसकी बेटी को अच्छी परवरिश देगा, और आज जेम्स की बदौलत वो अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट कर रही है। हमारी ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।